हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन स्टार्ट करते हैं 61 से। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 60 तक 41 से लेके 60 तक का कवर किया था। तो अभी अपन 61 से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 61 है, BENSS की कौन सी धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने और उसे कुर्क करने और जब्त करने के प्रावधान है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, धारा 86 86 भारत में जो घोषित अपराधी है उनकी भारत के बाहर की संपत्ति को आइडेंटिफाई करके और उसको ऑक्शन करने का प्रावधान है। 62 बोलता है कि BSA की धारा में कौन सा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं था। तो इस 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला ऑप्शन, दैट इज प्रपीड़न, कोरेसन। 63 बोलता है कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है पर किस में चर्चा की गई है। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, BSA की धारा 14 में एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया गया है। 64 में आते हैं अभी अपन। 64 क्या बोलता है? 64 बोलता है कि एक आपराधिक मुकदमे में राजेश पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और जांच के दौरान पुलिस लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर आना जाना लगा रहता है। लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार अदालत को इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। तो इसका 64 का करेक्ट आंसर है सी बोलता है कि बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट परिस्थितिजन्य साक्ष्य है और जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ माना जा सकता है, लेकिन वे अपने आप में उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं करते हैं। इसमें सी विल बी द करेक्ट आंसर। 65 क्या बोलता है? 65 बोलता है कि जहाँ कोई दस्तावेज कई भागों में जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहाँ BSA प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत किया करता है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी मतलब प्राइमरी एविडेंस। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं दैट इज कंसिडर एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राथमिक साक्ष्य। 66 क्या बोलता है कि BSA की किस धारा में ये प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 165, दैट इज सी ऑप्शन। 67 बोलता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होता है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, केवल तभी जब अन्य प्रासंगिक तथ्य से संबंधित हो, ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट। तो 67 का करेक्ट आंसर हो गया सी। 68 CPC की कौन सी धारा रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें सेक्शन आ गया 11। CPC की धारा 11 रेस ज्यूडिकेटास के सिद्धांत से संबंधित है। धारा 88 ऑफ द CPC प्रोवाइड फॉर अ इंटरप्लेडर सूट। इसका करेक्ट आंसर है बी मतलब धारा 88। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 बोलता है कि CPC की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 35A। में चलते हैं। 71 बोलता है कि ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड के बीच में एक संविदा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं।
और मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1996 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए लागू होगा? तो ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 71 का बी। द कोर्ट विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 इफ द पार्टीज फेल टू अग्री ऑन। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया बी। 72 में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ एडीआर उपयोग करने का नहीं है? एडीआर का कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो 72 का करेक्ट आंसर हो गया डी। डी मतलब इट ऑलवेज रिजल्ट इन अ बाइंडिंग डिसीजन, यह हमेशा बाध्यकारी निर्णय देता है। 72 का डी। अब आते हैं 73 पे। 73 बोलता है कि किरण और मीरा एक मध्यस्थता में शामिल है जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय दिया गया था। मीरा ने यह तर्क देते हुए राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अधिनिर्णय लागू करने योग्य नहीं था। किरण ने मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। तो मध्यस्थता 16 अधिनियम 1996 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने को नियंत्रित करता है? तो 73 में सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अधिनियम की धारा 36 मध्यस्थता अधिनिर्णय को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है जब तक कि अदालत द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए। 74 सेक्शन बोलता है कि बीएसए की धारा 78(2) के अनुसार किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में धारणा क्या है? तो इसका 74 का करेक्ट आंसर है डी। दस्तावेज पर हस्ताक्षर या प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया आधिकारिक पता। 75 क्वेश्चन बोलता है, 75 क्या बोलता है? अंडर 146 बीएसए की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? तो इसमें 75 का करेक्ट आंसर हो गया ए। जीरा के दौरान और जब मामले शुरुआती अविवादित या पर्याप्त रूप से साबित हो तो सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो धारा 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यह ऐसी अनुमति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।